मेरा एक दोस्त है जो ब्राज़ील से है, सदर्न ब्राज़ील से। जिन लोगों को नहीं पता, जो ब्राज़ील का सदर्न एरिया है वो रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा ठंडा है, और कुछ कुछ इंडिया जैसे ही मौसम होता है वहाँ। थोड़ी गीली टाइप की सर्दी जिसे कहते हैं, वैसा होता है उधर। बड़ी संख्या में वहाँ से जो जर्मन डिसेंट के लोग, और जब अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी तो अमेरिकन साउथ के भी काफ़ी लोग ब्राज़ील मूव हो गए थे। तो उससे बात हो रही थी, तो एक जनरल उसने बताया कि यार हमारी कंट्री में तो जो भी कोई पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है वो कोई भी फैसला लेती है, उसके ऊपर जो जुडिशरी है वो गवर्नमेंट को धमका के जो भी उनको ठीक लगता है वो चीज़ इम्पोज कर देती है। इसके अलावा अगर आप इंडिया में भी देखें तो आपको कंटिन्यूसली गवर्नमेंट के लिए गए फैसलों के ऊपर जुडिशरी का पहले हौला हाथ और अब तगड़ा हाथ दिखना शुरू हो गया है पिछले कुछ सालों में। जो अभी जो लेटेस्ट भी वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट हुआ है उसके ऊपर भी अगर रिसेंटली देखने में आया कि कोर्ट कह रहे हैं कि हम इस पे भी देखेंगे, इसे चेक करेंगे क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा अगर हम यूके में देखें, अक्सर देखने में आता है जो भी लॉ एंड ऑर्डर इम्पोज करने की गवर्नमेंट कोशिश करती है थोड़ा बहुत भी, वहाँ पे पागलों वाले हालात हैं। इलीगल इमिग्रेशन को लेके जो लोग बोट्स में भर भर के वहाँ आ जाते हैं, वो लोग जिस तरीके से उनकी वेलफेयर सिस्टम को अब्यूज़ कर रहे हैं, जैसे क्राइम बढ़ा रहे हैं और नाइफ क्राइम, ये वो। मतलब इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री है, जब आप सोचते हो यूके या इंग्लैंड तो आपके माइंड में एक इमेज आती है। एटलीस्ट मैं 89 बॉर्न हूँ, तो मैं अगर अपने यंग टाइम, जो मेरा यंग टाइम है, जब मैं 12th पास किया मैंने 2008 में, एक बड़ी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन होती थी पढ़ने जाने के लिए, फॉरेन स्टडी के लिए, यूके। स्पेशली कुछ फील्ड्स ऐसे होते थे जिसमें यूके सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन होती थी। जैसे अगर मान लो आपको किसी भी तरीके के नेवल एजुकेशन में जाना है, शिप बिल्डिंग से रिलेटेड हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, मरीन इंजीनियरिंग, इस तरह की चीज़ों हो गई, तो यूके शायद दुनिया की बेस्ट जगह थी इस तरह की चीज़ों की पढ़ाई करने के लिए। आज जब यूके का नाम लिया जाता है तो माइंड में ऑटोमेटिकली, मतलब वायलेंस हो रहा होगा, गरीबी हो रखी होगी, जॉब्स नहीं मिल रही होंगी, मतलब बुरे हालों से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं दिमाग के अंदर वो आती हैं। नाइफ क्राइम, चोरियाँ, छीना झपटी, रैंडमली हमला हो जाता है लोगों के ऊपर। इसके अलावा क्लैशेस होते हैं। आपको शायद याद होगा कि कुछ साल पहले, कुछ साल भी नहीं हुई, शायद एक साल ही हुआ है, हिंदूज, जो वहाँ की हिंदू कम्युनिटी है उसके ऊपर हमला हो गया था, उनके टेंपल के ऊपर हमला हो गया था। कुछ नहीं किया गवर्नमेंट में। इंडिया की काउंसलेट के ऊपर आए दिन हमले होते हैं वहाँ, कुछ नहीं करती वहाँ की गवर्नमेंट। बट उस हालात में भी जो गवर्नमेंट कोशिश भी करती है कि कुछ चीज़ों पे शायद कंट्रोल कर लिया जाए, जो जुडिशरी होती है वो स्ट्रक डाउन कर देती है गवर्नमेंट के छोटे छोटे चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कई बार ये उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति ड्रग ट्रैफिकिंग करते हुए पकड़ा गया, जमेकन ओरिजिन का, जो कि पहली चीज़, एक क्राइम ड्रग ट्रैफिकिंग, दूसरा क्राइम वो इलीगली है यूके के अंदर, तीसरा क्राइम उसकी हिस्ट्री है एक लॉ एंड ऑर्डर वायलेट करने की, क्रिमिनलिटी की। जब सरकार उसे डिपोर्ट करना चाहती है वापस जमेका, तो कोर्ट इसको स्ट्रक डाउन कर देता है और कहता है कि क्योंकि इस व्यक्ति का जो 14 साल का बेटा है वो एक ट्रांसजेंडर है, और अगर ये व्यक्ति चला जाता है यहाँ से वापस जमेका तो उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला कोई बच नहीं जाएगा उस लड़के को, 14 साल के लड़के को, इसलिए आप इसे डिपोर्ट नहीं कर सकते। अब पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जो ड्रग डीलर बाप है वो क्या ही इमोशनल सपोर्ट अपने बेटे को दे पा रहा होगा। दूसरी बात, एक बात बताओ यार, जस्ट बिकॉज आपकी फैमिली को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रह जाता अगर आपके प्रोसिक्यूट होने से, तो इस बेसिस पे प्रोसिक्यूशन रोकना कब से एक प्रेसिडेंट बन गया है, या कब से एक बेंचमार्क बन गया है। आई मीन इस तरीके से तो फिर किसी भी क्राइम का किसी भी बंदे को, मुझे बॉलीवुड की फिल्मों का डायलॉग याद आता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मुझे माफ़ कर दो, जो विलन होता है एंड में हीरो के आगे गिड़गिड़ा रहा होता है। तो फिर तो भाई वो सारी फिल्में इरेलीवेंट हो गई। तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि जुडिशरी
एक ख़ास तरीके का सिमिलर आप देखोगे। एक और केस हुआ था, आई थिंक बांग्लादेश या पाकिस्तान की एक लड़की आई पढ़ने के लिए यूके में, और आते के साथ ही उसने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी, सीधा असाइलम अप्लाई कर दिया। उसका असाइलम हो गया डिक्लाइन कि आप तो पढ़ने आए थे, आप झूठ बोल रहे हो। तो फिर उसने कोर्ट में दोबारा अपील कर दी। कोर्ट ने उसको वो भी किया, और उसने आई थिंक 1 लाख पाउंड का जुर्माना भी मतलब हर्जाना भी मांगा कोर्ट से, और कोर्ट ने वो भी अप्रूव कर दिया। तो ये देखो, एक लड़की जो झूठ बोल के आई यूके कि मैं पढ़ने आ रही हूँ, यहाँ पे आके उसने, यहाँ पे तो नहीं मतलब यूके में जाके उसने क्लेम कर दिया कि असाइलम चाहिए मुझे। तो तुम तो पढ़ने आई थी, तुम तो यानी कि तुमने झूठ बोला अपनी एप्लीकेशन में। तो पहली बात तो उसको वैसे ही डिपोर्ट करना चाहिए था उसी बेसिस पे। उसके ऊपर से उसने असाइलम भी ली, उसके ऊपर से उसने 1 लाख पाउंड भी लिया, जो वहाँ की गवर्नमेंट है उससे, जो वहाँ का डिपार्टमेंट होगा, जो भी जो इमिग्रेशन देखता होगा। तो मतलब किसकी साइड पे है लॉ या जो जुडिशियल सिस्टम है, ये आपको सोचना पड़ता है एक बार, अगर वो लॉ को ही रिस्टोर नहीं कर रहा। फिर उसके बाद यूएस में आप देखोगे, मतलब एक्सट्रीमली वायलेंट क्रिमिनल्स जो हैं, उनको गवर्नमेंट कोशिश कर रही है डिपोर्ट करने की जेल में, एल साल्वाडोर में, और रैंडम जजेस उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दे रहे हैं उस प्रोसीजर को। और वो तो गवर्नमेंट ही इतनी धक्के वाली है कि वो धक्के से कह रही है नहीं नहीं वो तो प्लेन निकल गया, जब तक आपका ऑर्डर आया प्लेन तो निकल गया था। जैसा कि मूवीज़ में नहीं होता कि ऑर्डर आ रहा होता है, वो कहते हैं कि मैं इस ऑर्डर को तब तक रोक के रखूँगा जब तक तुम निकल पाओ, और फिर वो निकल जाता है बंदा, और फिर कहता है अरे ऑर्डर आने में लेट हो गया था। तो क्या चल रहा है ये। इंडिया में कोर्ट वाला हमने डिस्कस कराई कि उसको भी लाइक कोर्ट कह रहा है कि हम देखेंगे। इसके अलावा अगर आपको याद हो, 1-2 साल पहले इस पर बहस चल रही थी बहुत ज़्यादा, जो वर्ल्ड की गवर्नमेंट थी, कि न्यूयॉर्क में जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल वो होता है जिसका, जिन लोगों को नहीं पता, जो इंडिया में हम जैसे सरकारी वकील कहते हैं, वो एजी होता है बेसिकली। जब कोर्ट में किसी क्रिमिनल का केस आता है तो उसका जो डिपार्टमेंट होता है, अब जैसे मान लो किसी का छोटा मोटा केस है, कोई चोरी करते हुए स्टोर में पकड़ा गया, वो उसके ऊपर कोर्ट में केस आया, तो स्टेट जो होती है, और स्टेट का जो हैंड होता है पुलिस बेसिकली, वो प्रोसिक्यूट करते। स्टेट जो होती है, स्टेट का एक हैंड होता है पुलिस, जो ग्राउंड के ऊपर अरेस्ट करता है, पकड़ता है, केस चलाता है, वटेवर। और कोर्ट में जो पुलिस और स्टेट का साइड लेता है सरकारी वकील, जो क्रिमिनल को क्यों पनिश किया जाना चाहिए, ये जिसका मोटिव होता है, प्रोसिक्यूशन जिसे कहते हैं, वो होता है अटॉर्नी जनरल या उसका ऑफिस बेसिकली। अब छोटे से मुर्गी चोर के केस में तो अटॉर्नी जनरल खुद तो नहीं आएगा, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बेसिकली, ऑफिस ऑफ एजी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कोर्ट के अंदर, जो प्रोसिक्यूशन होती है बेसिकली। और फिर जो वो व्यक्ति है, वो या तो अगर उस खुद से वकील हायर करना चाहे जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, वो हायर करता है, या फिर अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है तो स्टेट उसे एक वकील प्रोवाइड करके देती है जो उसका केस लड़ सके। तो बेसिकली अगर आप ये सोच के देखो कि जो अटॉर्नी जनरल है किसी भी जगह का, न्यूयॉर्क का यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अगर उसकी मोटिवेशन ये हो कि मैंने कितने भी क्राइम्स हो जाएं, वायलेंट क्राइम्स ये वो, अगर वो माइग्रेंट हैं या सर्टेन रेस से बिलोंग करते हैं या सर्टेन किसी भी आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं, तो मैं उन्हें प्रोसिक्यूशन से बचाऊंगा, और वो एक्टिवली उन्हें प्रोसिक्यूशन से बचाने की कोशिश करने लगे, तो उसका ही काम प्रोसिक्यूट करना है। और वही अगर केस नहीं बना रहा तो उसको तो जज छोड़ देगा। जज बेसिकली सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि जज को दोनों साइड ने परसुएड करना होता है अपनी साइड पे। अब एक साइड जब परसुएड कर ही नहीं रही, तो जो उसका वकील है वो कहेगा हाँ जी जज साहब, मैं तो अपने क्लाइंट के लिए फुली गो फ्री सेट फ्री वाला चाहूँगा कि आप इसे बाइज्जत बरी कर दो, इसे सेट फ्री कर दो। और सामने वाला तो वो पूछेगा हाँ भाई आपका क्या कहना है, प्रोसिक्यूशन वाले वो कहेगा नहीं हमारा कुछ कहना नहीं है, जैसा भी आपको सही लगे। वो कहेगा ठीक है भाई जाओ, प्रोसिक्यूशन ने कोई केस ही नहीं लाया तुम्हारे अगेंस्ट। तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश होगा, ये आप सोचो। अब इलॉन मस्क ने कहा कि, एक ट्वीट किया लाइक साल एक पहले की, जो सोरोस है, जॉर्ज सोरोस, जिसके बारे में आप सुनते होंगे कि ये अंडरमाइन कर रहा है गवर्नमेंट्स को, तो मस्क ने बताया कि कैसे अंडरमाइन करते हैं।
ये बेसिकली बहुत कम पैसे लगा के किसी भी एजी को खरीद लेते हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति को एजी की सिचुएशन पे या पोजीशन पे पहुंचा देते हैं जो कि आइडियोलॉजिकली फार लेफ्ट के साथ अलाइन करता है, जिसकी आइडियोलॉजी ये है कि जितनी भी बेसिस पे आइडेंटिटी पे माइनॉरिटीज़ होंगे या फिर LBJT वट एवर HDTV वट एवर जो भी हैं ये होंगे, अगेन इनके अगेंस्ट में कोई बात नहीं कर रहा, बट एक आइडियोलॉजी को समझने की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो लोग होंगे, अगर कोई भी इस तरीके के बैकग्राउंड से आता है, माइनॉरिटी रेस के बेस पे, किसी भी बेस पे, अमेरिका या वेस्ट की अगर बात की जाए तो जो वाइट नहीं है बेसिकली, उसको हम किसी भी तौर पे किसी भी जगह पे बुरा दिखने नहीं देंगे, प्रोसिक्यूट नहीं होने देंगे। अगर वो क्राइम कमिट करते हैं तो हम उन्हें बस बचा के रखेंगे, शेल्टर करेंगे। ये इनकी आइडियोलॉजी है फार लेफ्ट की। तो थोड़े से पैसे खर्च करके सोरोस जैसे लोग इन बंदों को उन पावर पोजीशन में पहुंचा देते हैं। ये बेसिकली मतलब था मस्क की बात का। और इस तरीके से अंडरमाइन करते हैं स्टेट को, क्योंकि बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर या फिर रूल ऑफ लॉ इन्फोर्स ही नहीं हो पा रहा ग्राउंड पे, क्योंकि इन लोगों ने क्योंकि ये जो फार लेफ्ट के जो बिलियनियर्स हैं या फार लेफ्ट इम्पोज जो करना चाहते हैं, गवर्नमेंट को अंडरमाइन जो करना चाहते हैं, सोरोस जैसे लोग, ये जो NGOs होते हैं उनके थ्रू इस तरीके की पावर पोजीशंस पे, AG जैसी पावर पोजीशंस पे आइडियोलॉजिकली जो इनकी साइड के लोग हैं उन्हें बिठा के उनको पैसे खिला के स्टेट के स्ट्रक्चर को, वर्किंग्स को अंडरमाइन करते हैं। और जब आप ये देखते हो, और अब आप पूरी दुनिया में ब्राज़ील का जैसे मैंने बताया, UK का देखते हो, और भी जगह पे आपको ऐसे एग्जाम्पल शायद मिल जाएंगे, तो जूम आउट आप करते हो तो आपको ये लगता है कि जो डेमोक्रेसीज हैं बेसिकली उनको, अगर आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी कि जो ग्रीक लड़ाई हुई थी उसमें जो वो घोड़ा छोड़ देते हैं, जो घोड़े के अंदर सैनिक छुपा के छोड़ देते हैं और ऐसा लगता है कि वैसे वो चले गए। इलियड की जो स्टोरी है बेसिकली, जो ग्रीक पोएम है इलियड, और जिसको ट्रोजन हॉर्स की स्टोरी कहते हैं, जो हैज़, पूरी बुक का नाम इलियड है, बट ट्रोजन हॉर्स उसका एक सर्टेन सेक्शन है उस पूरी बुक का, जिसमें कि बेसिकली ट्रॉय और जो ग्रीस का जो दूसरा पार्ट है उनके बीच में लड़ाई हो रही होती है आपस में, और ट्रॉय को वो हरा नहीं पा रहे होते हैं, काफ़ी लंबा टाइम निकल जाता है। तो वो एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा उनके किले के बाहर छोड़ देते हैं, ट्रॉय के बाहर, और चले जाते हैं, और ऐसा दिखाते हैं कि शिप छोड़ के चले गए। तो जो ट्रॉय के लोग होते हैं वो खुशी खुशी मनाने लग जाते हैं, पार्टी करने लग जाते हैं, चलो भाई चले गए वो हार के, ये वो। बाहर जाके देखते हैं एक लकड़ी का घोड़ा होता है, कहते हैं ये हमारे लिए शायद गिफ्ट छोड़ गए होंगे, उसे ले आते हैं अंदर। काफ़ी बड़ा घोड़ा होता है, एक बिल्डिंग के साइज़ का। और उसके बाद रात को दारू दूरू पी के पार्टी करके सो जाते हैं। रात को उस घोड़े के अंदर से सैनिक निकलते हैं जो वो छोड़ के चले गए थे। अब मैं भूल गया उस जो ऑपोजिट पार्टी थी, आगामेम्नोन, उसका जो मेन राजा है उसका नाम आगामेम्नोन होता है। मैं उस साइड का नाम भूल गया इस वक्त। जो अकीलीस आपने सुना है वो भी उसकी साइड में ही एक जनरल होता है, आगामेम्नोन के अंडर एक जनरल होता है अकीलीस। तो रात में वॉरियर्स निकलते हैं उस घोड़े के अंदर से, उस लकड़ी के घोड़े के अंदर से, और सबको स्लॉटर कर देते हैं और किले की वो खोल देते हैं। तो बेसिकली जैसे कहते हैं ना कि घर का बेदी लंका ढाए वाला वो वाला सीन है, तो वो ट्रोजन हॉर्स भी उसी टाइप का एक वो है। तो जुडिशरी मेरे हिसाब से आज के टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में उठ रहा है कि क्या जुडिशरी एक ट्रोजन हॉर्स का रोल तो नहीं प्ले कर रही ओवरऑल जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उन सब के अंदर। क्योंकि चार एक बार हो गया तो फ्लूक, या आई डोंट नो, एक हो गया होगा, दो बार हो गया तो थोड़ा सा शक के दायरे में आ जाते हैं। जैसे है नहीं, एक एडेज नहीं है कि जो चीज़ एक बार हो वो कोइंसिडेंस, जो दो बार हो उस पर शक जाना चाहिए, जो तीन बार हो वो पैटर्न है फिर, यानी कि मैं भूल गया एग्जैक्टली किस वर्ड में, मैं पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ। तो यहाँ तो आपको चार कंट्रीज़ के लाइव एग्जांपल, USA, ब्राज़ील, इंडिया और UK के चार एग्जांपल आपको देखने को मिल रहे हैं। इलेक्शन में इंटरफेरेंस, पता नहीं क्या कुछ कर एक तरीके से कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम जो ये कर रहे हैं ये इलीगल है, ये टू सम एक्सटेंट या फिर टू अ लार्ज एक्सटेंट इनके परव्यू में है। बट अगर आप एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच है गवर्नमेंट की उसे एक तरीके से क्रिपल कर दे रहे हो, उसके हर एक्शन को ही, फॉर एग्जांपल अगर आप US में देखो तो
ट्रंप सिचुएशन को बेटर करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालता है, कोर्ट आती है आके उसे रोकने की कोशिश करने लग जाती है। तो ऐसे ही आपको इंडिया में एग्जांपल देखने को मिल रहे हैं आजकल, और इंडिया में तो कह रहे हैं और रंग रंगीली चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं जुडिशरी की तरफ से। सेम ब्राज़ील में आपको पता होगा अभी बहुत तगड़ा वहाँ पे स्कैंडल हुआ था। आई थिंक उसमें इलॉन मस्क भी थोड़ा इन्वॉल्व हो गया था, क्योंकि एक साइड से वो मैं पूरे डिटेल मुझे नहीं पता उस बारे में, बट एक साइड से शायद वो भी बोल रहा था। आई थिंक समथिंग मायोरकास या कुछ नाम है उसके जज की, तो वो भी बेसिकली उस चीज़ में भी इन्वॉल्व हो गया था। बेसिक बात ये है, एक बड़ा स्कैंडल हुआ है अभी वहाँ, लाइक लास्ट 6 मंथ्स के अंदर। तो पूरी दुनिया में आपको एक पैटर्न दिख रहा है। और अगर हम फोकस करें अपने देश के ऊपर, तो हमारे देश में भी आपको दिख रहा है कि यार गवर्नमेंट ओवरऑल जो सिस्टम से हम चलता आ रहा है हमारा देश, वो एक बेसिकली जुगाड़मेंट सिस्टम से चलता आ रहा है। अंग्रेज़ यहाँ से छोड़ के चले गए, और फिर जो यहाँ के नेता थे उनका एक सर्टेन विजन था, सही या गलत वो आप फैसला करिए, बट उसके आधार पे उन्होंने कुछ नहीं चेंज किया। पर्टिकुलरली अगर आप एनालाइज करो तो ये जो डीसी का सिस्टम होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, जिसको आईएएस या आईएएस कहते हैं, नौकरशाही, बाबूशाही, ये अंग्रेज़ों के बना एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर है देश को चलाने के लिए, देश की सरकार को चलाने के लिए, ऑपरेशंस को रेगुलेट करने के लिए, ये स्ट्रक्चर बना के गए थे अंग्रेज़। और अंग्रेज़ अपने हिसाब से इसमें ऐसे पावर डायनामिक्स सेट करके गए थे कि जो व्यक्ति डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उसके पास इमेंस पावर है यार, वो राजा है एक तरीके से एक ज़िले का, और हम आज भी उसे चला रहे हैं। बहुत सारे लोग, अगर आपको शायद लगता होगा कि वो राइट विंग के माने जाते हैं, आप भी शायद उन्हें राइट विंग का माने, जो जब ये कहते हैं कि हम गुलामी में रह रहे हैं आज तक। गुलामी में हम उस सेंस में नहीं रह रहे कि एक फॉरेन पावर हमें रूल कर रही है। गुलामी में हम इस सेंस में रह रहे हैं कि जो ऑपरेशन का स्ट्रक्चर वो छोड़ के गए थे, हमने उसमें कोई खास बदलाव नहीं किए। अगर आप फॉर एग्जांपल वक्फ के ऊपर आपका कुछ भी मानना हो सकता है, बेस्ड ऑन आप किस बैकग्राउंड से आते हो, बट अगर आप अपने आप को रिलीजियसली साइड पर रख के सोचो कि एक एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल एजेंसी को इस टाइप की अथॉरिटीज़ हैं, क्या उस टाइप की अथॉरिटीज़ एग्जैक्टली सेम पावर्स अगर किसी एक्स्ट्रा गवर्नमेंट अथॉरिटी जो कि आपके रिलीजन से बिलोंग नहीं करती, जो इसके साथ है वक्फ के चीज़ के साथ, क्या आप करने देंगे उसे, या किसी और देश में ये चीज़ अलाउ हो सकती है? किसी भी देश का एग्जांपल ले लीजिए, आप पाकिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए, आप आई डोंट नो इंडोनेशिया का एग्जांपल ले लीजिए। नहीं, रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट वो डिसाइड करेगी। बट ये हमारे देश में फंडामेंटल लेवल के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है अगर आपको सच में एक कॉम्पिटिटिव एडवांस्ड कंट्री बनना है। अंग्रेज़ों के सिस्टम का गोल ये था, एक्सट्रैक्ट करो एज मैनी रिसोर्सेज एज पॉसिबल, और जो जनता है उसको मिनिमम ब्रेड एंड वाटर के ऊपर जिंदा रखो। उसके लिए जो मिनिमम, मर भी जाते तो कोई बात नहीं, जैसा कि चर्चिल ने कहा था ना कि इनको हमने कहा था कि खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करें, तो मर भी जाते तो कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज हमारे सिस्टम को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं हो रहा है, उससे वायलेंट अटैक्स नहीं हो जाते हैं, हमारा सिस्टम नहीं टूट जाता, उस सबसर्वेंस के लेवल पे उनको ज़िंदा रखो। और वो सिस्टम हम चला रहे हैं आजकल, आज तक। तो इसलिए आज तक भी आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो लाइक सब सहारन अफ्रीका से भी बुरे हालात में, पॉवर्टी में है। बहुत गालियाँ पड़ती हैं बीजेपी को और मोदी गवर्नमेंट को, मुझे पता है, लेफ्ट के द्वारा, बट आप देख लो स्टैटिस्टिक्स की पिछले 10 सालों में द अमाउंट ऑफ एक्सट्रीमली पुअर पीपल जो इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है पॉवर्टी लाइन से। मुझे भी इनसे एक्चुअली बहुत शिकायत है कुछ मामलों में। मैं दिल्ली में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, 2012-13 तक दिल्ली की एयर क्वालिटी इतनी बुरी नहीं थी। पिछले 10-12 साल में इनकी गवर्नमेंट के अंदर, जो कि सेंटर में इनकी गवर्नमेंट थी, दिल्ली में इनकी गवर्नमेंट नहीं है, उससे भी बहुत पहले से,
लेकिन फिर भी दिल्ली में जो पोल्यूशन हो रहा है ना, इवन दो कि इनका उसमें हाथ भी नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए इनके क्रिटिकल हूँ कि आपने कुछ किया क्यों नहीं उस बारे में, फेडरल गवर्नमेंट होने के बावजूद, सेंट्रल गवर्नमेंट होने के बावजूद, कि दिल्ली की एयर क्वालिटी इतना नीचे कैसे जाने दी आप लोगों ने, या फिर आपने रिवर्स को क्लीन करने के लिए अभी तक कुछ क्यों नहीं किया। तो मैं उन चीज़ों के लिए बड़ा क्रिटिकल हूँ उस गवर्नमेंट के। लेकिन जिस जिस बंदे की जान निकल रही हो ना, मतलब एक घूंट पानी और कुछ मेडिसिन और फूड के अभाव में जिसकी जान निकल रही हो, वो बंदा इस बात की कंप्लेंट नहीं करता कि बेड चुभ रहा है, वो कहता है भाई पानी और दवाई दे, वो कहता है चाहे फर्श पे लिटा दे। तो ये वाले हालात हैं। एनीवे, हमारी जुडिशरी या दुनिया में, पूरी दुनिया में जुडिशरी ऐसा क्यों कर रही है, या किस तरीके का लेफ्ट का एक ओवरवेलमिंग कंट्रोल है, ना सिर्फ हमारी बल्कि इन जनरल लिबरल डेमोक्रेसीज़ की जुडिशरी पे, जो कि गवर्नमेंट को अंडरमाइन कर रही है एक तरीके से। तो ये क्वेश्चन है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हम इवॉल्व हुए हैं ह्यूमंस के तौर पे, पैटर्न रिकॉग्निशन इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल की टैलेंट्स जो कि हमने अपने अंदर इवॉल्व किया है अपने सर्वाइवल के लिए। तो मैं भी सिर्फ एक पैटर्न रिकॉग्निशन का एक एग्जांपल ही रख रहा हूँ आपके आगे, कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है, और आपका इस बारे में क्या सोचना है कि यू नो कि अगर ऐसा हो भी रहा है तो क्या करें। क्योंकि हम सब ने इकट्ठे होके ये अग्री किया है कि हम एक डेमोक्रेसी में रहेंगे, राइट। हम मूव नहीं हो गए किसी कम्युनिस्ट कंट्री में, डिक्टेटरशिप में, राजशाही में, या हम डिमांड नहीं कर, फॉर एग्जांपल नेपाल के लोग डिमांड कर रहे हैं कि राजशाही वापस ले आओ आज के टाइम पे। आई डोंट नो, 100 लोग कर रहे होंगे, 1 करोड़ लोग कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता कितने लोग कर रहे हैं, बट वहाँ पे एक मूवमेंट है। इंडिया में उस तरीके की कोई मूवमेंट का मैं हिस्सा नहीं हूँ, या होपफुली आप भी हिस्सा नहीं होगे। अगर आप हो तो एक डिफरेंट बात है, बट अगर हम लोग इस तरीके की कोई मूवमेंट का हिस्सा नहीं है, हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम डेमोक्रेसी में रहें, तो डेमोक्रेसी के इंटरनल टेनेट्स में से एक अगर उसे अंडरमाइन करने लगे, पूरे ओवरऑल सिस्टम को क्रिपल करने लगे, तो हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है।